प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमें तनाव क्यों होता है और तनाव से हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अधिकतर जिससे भी मिलते हैं वो तनाव की बात करता है कि बहुत स्ट्रेस है, हमारे काम में बहुत स्ट्रेस है। आखिर क्यों, कैसे ये तनाव से हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है? तनाव होता ही क्यों है? अब मैं देखें, तनाव जरूरी भी है। हम देखें, अगर कोई काम करना है, कोई एग्जाम देना है, कोई इंटरव्यू देना है, तनाव तो होगा ही। हमें कुछ भी काम करेंगे तनाव तो होगा ही। और क्यों होगा? ये देखें कि तनाव के समय नॉरएपिनेफ्रिन जनरेट होता है। नॉरएपिनेफ्रिन वैसे तो लगातार डोपामीन से जनरेट होता ही रहता है, बनता ही रहता है। क्यों डोपामीन क्यों बनता है? जब हमें किसी चीज की ललक होगी, कुछ चाहने की इच्छा होगी, कुछ पाना चाहते हैं हम, और उससे हमें खुशी मिलती है। चाहे हमें कोई लत हो, जिसको लत हो वो एक सिगरेट पाने से ही खुशी मिलती, चाहे वो सिगरेट खरीदने के लिए दूर तक जाएगा, या फिर कुछ और चीज जिसकी चाहना होती है उसके लिए बड़ी दूर तक बहुत काम करेगा। तो इस तरह से डोपामीन हमें काम के लिए प्रेरित करता है। हम कुछ चाहते हैं, हमें कोई इंटरव्यू देना है क्योंकि हम नौकरी चाहते हैं, हमें एग्जाम पास करना है क्योंकि हमें सर्टिफिकेट लेना है, आगे बढ़ना है। तो इस चाहने से डोपामीन पैदा हो, डोपामीन से नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन पैदा होता है। नॉरएपिनेफ्रिन लगातार रिलीज होता ही रहता है हमारे ब्रेन से, और ये नॉरएपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा हमारे शरीर को एक्टिव बनाता है, क्रियाशील बनाता है। यह नॉरएपिनेफ्रिन जिस न्यूरॉन से जनरेट होता है वो हमारे इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव बना रहा है, और इससे हमारे हाथ पैर सारे मसल्स उस तरफ बढ़ते हैं जो हमारी चाहना है। हालांकि आखिर में ये सब एड्रेनलिन ग्लैंड की तरफ चढ़ जाते हैं, लेकिन जिस समय ये हमें क्रियाशील बना रहे होते हैं उस समय क्या हुआ, कैसी क्रिया? क्योंकि हमें क्रियाशील होने के लिए ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ब्लड में ही, खून में ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमें शक्ति देते हैं। तो हमारी हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, हार्ट जो है पंपिंग बढ़ा देगा, और जब धड़कन बढ़ेगी तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अब हमारे मस्तिष्क में जो ज्यादा सोचने की शक्ति आएगी, ज्यादा काम करने की शक्ति कैसे आएगी? ग्लूकोज और ऑक्सीजन के लिए। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो हमारे मस्तिष्क में चाहिए, उसके लिए सांस की गति बढ़ेगी, लंग्स ज्यादा काम करने लगेंगे, बड़ी सांस लंबी लंबी आने लगेगी। तो अगर देखें कि जब भी हमें स्ट्रेस होगा तो हमारे ब्लड प्रेशर और सांस की प्रॉब्लम, सांस की गति तेज होने की समस्या साथ में रहेगी। इसके साथ ही मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। मेटाबॉलिक रेट क्यों बढ़ेगा? जिससे कि शक्ति ज्यादा मिले, शक्ति ज्यादा चाहिए। साथ में चूंकि हमें काम करना है, हमें अलर्ट रहना है, हमें देखना है कि हमारी सुरक्षा को कोई सेंध तो नहीं लगा रहा है, तो हमारे आईज में आईलिड एक तरह से डायलेट हो जाएंगे। जब डायलेशन होगा तो हम जिससे ज्यादा देख सके, ज्यादा प्रकाश हमारी आंखों में जाए, और ये अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए क्या होगा? हमारे पाचन क्रिया मंद पड़ जाएगी, क्योंकि जो शक्ति पाचन में लग रही है वो शक्ति भी हमें यही चाहिए, इसी ब्लड सर्कुलेशन में चाहिए। तो शक्ति, पाचन क्रिया हमारी मंद पड़ जाएगी। इवन हमारे पेशाब की मात्रा भी कम हो जाएगी, यूरिन की मात्रा भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये सब काम की बजाय हमें शक्ति भी के लिए चाहिए। और शक्ति को बढ़ाने के लिए ही लीवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देगा, जिससे रक्त में ज्यादा से ज्यादा शक्ति मिले। क्योंकि ग्लूकोज जब सेल में जाएंगे, हमारी कोशिकाओं में जाएंगे,
तो वहां पर ये शक्ति में बदल देंगे। तो इसलिए इस शक्ति ज्यादा चाहिए, तो इस वजह से ये सारी समस्याएं या सारी परिवर्तन हमारे शरीर में होंगे। इन परिवर्तनों की वजह से हम ज्यादा अच्छी तरह काम कर सकेंगे और इंटरव्यू में या एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह कर सकेंगे। और जब ये सब खत्म होगा, जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तो हमें भी बड़ा रिलैक्स मिलेगा, आराम महसूस होगा। इसका मतलब है ये एक अल्पावधि तनाव होगा, ये स्ट्रेस थोड़ी देर के लिए होगा, जो बाद में हम रिलैक्स कर लेंगे। लेकिन अगर इस तरह की स्ट्रेस, इस तरह के तनाव बार बार और लंबे समय तक रह जाए, लंबे समय तक कब रहते हैं? जब हम कुछ काम तो कर नहीं पा रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, या कर नहीं सकते हैं, या हम अपनी में क्षमता नहीं पाते हैं, हमें बड़ी थ्रेट लगती है कि जो भी आगे लोग बढ़ गए हैं वो हमें आगे बढ़ नहीं देंगे, हमें असमर्थता पा रहे हैं। उस समय क्या होगा? उस समय फिर हम और ज्यादा शक्ति चाहिए, और ज्यादा शक्ति चाहिए इससे भिड़ने के लिए, उस काम को करने के लिए, या हमें आगे जीवन संग्राम में जीतने के लिए। तो क्या होगा? हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में CRH रिलीज करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, और पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH रिलीज करेगा, जो कि एड्रेनलिन ग्लैंड में जाएगा। उससे ये काम जो पहले हो रहा था वो तो होगा ही, साथ में ये एड्रेनलिन ग्लैंड भी एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करेगा। तो एपिनेफ्रिन, जिसे हम एड्रेनलिन भी कहते हैं, और नॉरएपिनेफ्रिन को नॉरएड्रेनलिन भी कहते हैं, ये अंदर से रिलीज होगा। वहीं इसके कॉर्टेक्स से हमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जिसे एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, वो रिलीज होगा, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से कॉर्टिसोल भी कहते हैं, ये रिलीज होगा। इनका क्या काम है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड हमारे गुर्दे वो बड़ी आंत को प्रभावित करेंगे, जिससे हमें क्या होगा? सोडियम व पानी को ये दोबारा सोख लेंगे हमारे शरीर में, जिससे शरीर का रक्तचाप बढ़ जाएगा, मूत्र की मात्रा तो कम हो जाएगी, क्योंकि सोडियम और पानी को इसने दोबारा सोख लिया है। साथ में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो कि फैट से भी ग्लूकोज निकालेगा। इधर जो ग्लूकोज निकाल रहे थे वो लीवर ग्लाइकोजन को परिवर्तित कर रहा था, लेकिन यहाँ हम फैट्स को भी ग्लूकोज में बदल देंगे, और जिससे कि क्या होगा? हमारे शरीर में ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। इस तरह से देखा जाए, अगर हम ज्यादा लंबे समय तक तनाव में रहते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, हमारी हार्ट लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड शुगर बढ़ सकता है। देखिए कितनी बीमारियां तो सामने नजर आ रही हैं जो कि इससे हो सकती है। हमें तनाव में होने से, स्ट्रेस आने से हम ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा काम कर पाते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? अगर हमें नकारात्मक तनाव हो, हम अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हो, हमें इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना आ जाए, तो अपने आप ही उच्च रक्तचाप बढ़ता, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हृदय की धड़कनें तेज हो ही गई। और जब हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, असमर्थ पा रहे हैं, तो हम अपने आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। और चूंकि मेटाबॉलिक सिस्टम हमारा बिगड़ जाएगा, तो हमें ओबेसिटी, मोटापा भी आ सकता है। हमारी मांसपेशियों में बहुत ज्यादा कसाव, बहुत टाइटनिंग सी हो जाएगी, डायबिटीज आ जाएगी। ये सब तो हम पहले चर्चा कर ही चुके हैं, लेकिन साथ साथ में विटामिन डी की कमी भी हो जाएगी, जिंक मैग्नीशियम की भी कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन वो भी नॉर्मल न होके डिस्टर्ब्ड रहेगा। उससे क्या हो सकता है? हो सकता है हमें एंजाइटी और पैनिक अटैक, घबराहट के दौरे से पड़ने लगे। जैसे बहुत घबरा रहे थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट के साथ बहुत ज्यादा घबराहट हो जाएगी।
फिर नॉर्मल होंगे, फिर घबराहट हो जाएगी, तो ये दौरे पड़ने लगे। कारण ये भी है कि हमारी कोशिकाओं के जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, इनकी भी क्षति हो जाए, इनको भी इंजर्ड हो जाए, और जो ये चूंकि पावर हाउस होते हैं जिससे शक्ति मिलती, जब इनसे ज्यादा काम लेंगे तो इनका भी हर सेल में, हर कोशिका में इनका नुकसान होने लगेगा। क्षति उससे क्या होगा, जिस एरिया में, शरीर के जिस एरिया में माइटोकॉन्ड्रिया में की क्षति होगी, वही एरिया, वही शरीर का भाग हमें परेशान करने लगेगा, हमें तनाव वहीं ज्यादा हो जाएगा। कभी कहते हैं कि गर्दन, हमारी गर्दन में स्ट्रेस हो गया, कभी शोल्डर्स में, कंधों में हो जाता है, कभी हिप से कूल्हे में हो जाएगा, कभी अलग अलग करके हाथ पैर और दूसरे अंगों में तनाव पैदा हो जाएगा, और ये सब इसी स्ट्रेस के कारण। हालांकि जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, जिससे हम क्रियाशील बनते हैं, तो उसके बाद इनको शांत करने के लिए हमारे शरीर में भगवान ने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी दिया है, जो कि बाद में इनको काम डाउन करता है, जिससे हम रेस्ट और डाइजेस्ट कर सकें। लेकिन यदि हम लगातार तनाव में रहेंगे तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि 4 क्रेनियल नर्व्स के द्वारा होता है, इवन वैगस नर्व भी इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो कि हमारे सारे शरीर को शांत करने में काम आता है, वो सब सिस्टम ढंग से काम नहीं कर पाएगा और हम इन बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे, चाहे वो थायराइड हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, सबसे ग्रस्त हो जाएंगे। तो हम करें क्या, किस तरह से रहें? तो इस इम्प्रूवमेंट के लिए क्या है, कोशिश करें कि हम डीप स्लीप या गहन निद्रा लें। जितनी गहरी नींद आएगी उतना ही हमें रिलैक्सेशन मिलेगा, आराम मिलेगा। कोशिश करें हम मॉर्निंग वॉक करें, प्रातः भ्रमण करें, क्योंकि सुबह सेरोटोनिन की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा पैदा होती है, डाइजेशन सिस्टम में भी और ब्रेन में भी, दोनों में सेरोटोनिन पैदा होता है। जब अच्छी नींद ले लेते हैं उसके बाद हमें सेरोटोनिन बनता है, जो कि हमें शांत करता है, और इससे हमारे शरीर के कोर्टिसोल को भी थोड़ा सा शांति मिलती है। हम एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, डाइजेशन इसके बाद ठीक होगा, और प्राणायाम भी करें। जब हम प्राणायाम करेंगे तो हमारी जो सांस की धड़कनें हैं वो भी नियमित हो जाएंगी। लेकिन लगातार हम स्ट्रेस में ना रहें, तो इसलिए कोशिश करनी पड़ेगी कि हम अपनी थिंकिंग को भी, थॉट्स को पॉजिटिव रखें, सकारात्मक सोच रखें, और मन में खुशी लाने के लिए उस समय को याद करें जब हमें पहले सफलता मिली थी, सक्सेस मिली थी। उन समय को याद करके हम थोड़े से खुश रहें, जिससे मन में खुश रहना बहुत आवश्यक है। और इन्हीं खुशी के लिए क्या करें, जब भी हमें कोई बड़े काम करने हैं तो उनको छोटे छोटे टारगेट्स में तोड़ लें। एक दिन का लक्ष्य बनाएं, हफ्ते का लक्ष्य बनाएं, महीने के लक्ष्य बनाएं, और जब भी हम ये लक्ष्य को पूरा कर लें तो हम खुशी हो, थोड़ा सेलिब्रेट करें। जब जितनी भी हम खुश रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे, उतना ही स्ट्रेस और टेंशन कम होगा। और अधिक मन को शांत करने के लिए हम कोशिश करें संतोष लें, संतुष्ट रहें। संतोष, शांति और मेडिटेशन, ध्यान, ये स्ट्रेस फ्री होने के लिए, तनाव मुक्त होने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तनाव मुक्त से ही हमें स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। जब अपनी क्षमता के अनुसार संतोष रख हम वर्तमान में जीने लगेंगे तो हम होम्योस्टेसिस अवस्था में आ जाएंगे, जो कि स्वास्थ्य की पहली आवश्यकता है। हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है, इसको WHO 1948
WHO 1948 ने परिभाषित किया है कि दैहिक, मानसिक और सामाजिक संपूर्ण रूप से स्वस्थ स्थिति ही स्वास्थ्य की द्योतक है, स्वास्थ्य को बताती है। तो इस तरह से स्वस्थ रहने के लिए दो चीजें चाहिए, एक होम्योस्टेसिस मतलब हमारी आंतरिक स्थिति सम स्थिति में हो, और दूसरा हमें बाहर से भी कोई रोग न घेर सके, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारे अंदर हो। ये दोनों मिलके ही मनुष्य को स्वस्थ बनाते हैं। अब हम समझते हैं होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस वो स्थिति है जो हमारे हर एक अंग, हर क्रिया एक अपने संतुलित बिंदु पर हो। समझे, एक शीशा के बहाने समझते हैं। ये होम्योस्टेसिस की स्थिति है। होम्योस्टेसिस बाह्य संसार से प्रभावित होकर बड़ी भी शक्तियां असंतुलित हो सकती, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी वो ऊपर जाएगा। तो जैसे ही ऊपर नीचे प्रभावित हो, शरीर अपने आप को दोबारा संतुलित अवस्था में ले आए। इसको कौन करेगा? बाहर में संतुलित अवस्था में लाने के लिए हमारे हाइपोथैलेमस, जो हमारी मस्तिष्क में का ये अंग है हाइपोथैलेमस, यही जिम्मेदार है, क्योंकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करेगा और जिससे कि जरूरी हार्मोन्स पैदा हो और हम दोबारा संतुलित अवस्था में आ जाए, होम्योस्टेसिस में आ जाए, समस्थिति में आ जाए। तो इसके लिए हार्मोन्स तीन तरह के होते हैं, एक्साइटरी हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन और दोनों एक्साइटरी इनहिबिटरी जिनका के मिला जुला प्रभाव। जैसे कि हमारे शरीर में ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो क्या मतलब, एक अगर हमें एक्शन के लिए प्रेरित करता है, हमें उद्वेलित करता है काम के लिए, तो दूसरा हमें शांत करता है। इसी तरह से हार्मोन्स भी एक हमारे उस प्रभाव को बढ़ाते हैं तो दूसरा घटाते हैं। तो जब भी तो बाह्य संसार की वजह से कोई स्टिमुलस हो और प्रेरक प्रभाव डाले कि हमारे किसी अंग में असंतुलन पैदा हो, क्योंकि हम कुछ काम करना चाहते हैं, हमें तनाव आया कि हम ये करना है, तो बाह्य संसार से हमें कोई ऐसी सूचना मिली कि हमें ये करना है, या कोई हमें थ्रेट पे आई, कोई धमकी आई या कोई भी चीज आई जिससे कि हमें असंतुलन आए, तो क्या होगा, हमें ये पॉजिटिव जा रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, तो इनहिबिटरी प्रभाव, इनहिबिटरी हार्मोन्स रिलीज हो जिससे कि फिर संतुलित हो सके। अगर ये निगेटिव फीडबैक आया, नीचे की जा रहा है, तो एक एक्साइटरी चाहिए, एक्साइटरी हार्मोन रिलीज हो जो फिर इस संतुलित अवस्था में आ जाए। इस तरीके से होम्योस्टेसिस के बहुत सारे एक फिक्स्ड एक स्थिति, एक समुचित स्थिति होती है हर चीज की। जैसे ब्लड प्रेशर कितना रहे, औसत धमनी का ब्लड प्रेशर कितना हो, ये करीब 93। औसत ब्लड प्रेशर होता क्या है, डायलिस्टिक ब्लड प्रेशर जो नीचे का पॉइंट और हाई पॉइंट, ऊंचा पॉइंट और नीचे पॉइंट दोनों का अंतर किसका, 1/3, इनको जोड़ दें तो ये 93 डिग्री होना चाहिए, 93 के आसपास होना चाहिए, 93 के आसपास। हमारी ब्लड शुगर एक उचित मात्रा में होना चाहिए, ना ज्यादा ब्लड शुगर हो ना लो हो, ना कम हो ना कम। इसी तरह शरीर का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4, अगर उससे ज्यादा कम हो ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब है असंतुलन आ गया, हम कहते हैं बुखार हो गया। इसी तरह से ब्लड में, रक्त में जो हार्मोन की मात्रा है, उचित मात्रा में जो हार्मोन चाहिए वो रक्त में या ब्लड में जो मिनरल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एक समुचित मात्रा में। ब्लड न ज्यादा अल्कलाइन हो न ज्यादा एसिडिक, इसकी पीएच वैल्यू करीब 7.4, 7.4 के आसपास होना चाहिए। गुर्दा, हमारे जो किडनी है, वो प्रॉपरली फंक्शन करे,
जिससे कि जो भी दूषित है, जो टॉक्सिसिटी है, वो हमारी निकल जाए। हमारे शरीर में जल की भी मात्रा उचित हो। देखिए हमारी बॉडी में जो बच्चे होते हैं उनके शरीर में करीब 78% पानी होता है। यही जो एल्डरली, जो वृद्धजन है, उनमें करीब 45% पानी होता है। तो इस तरह से एक होम्योस्टेसिस अवस्था बनी रहती है कि हमारी जल भी उचित मात्रा में रहे, क्योंकि जल में ही खुलकर हमारे जो गैसियस तत्व हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके द्वारा पूरा शरीर में ये न्यूट्रिएंट्स जाते हैं और हमें शक्ति मिलती है। हमारे फेफड़े उचित तरीके से काम कर रहे हों, जिससे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर भी एक उचित मात्रा में हो। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा ना बढ़े, एक उसका कंसेंट्रेशन भी उचित मात्रा में। ये सब कब तब संभव है जबकि हमारा ECF, जो द्रव, जो जल हमारे सेल के बाहर है, एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड है, जो द्रव किस रूप में होता है? रक्त के रूप में होता है, लिम्फ दाद के रूप में होता है। तो ये संतुलन में रहे इंटरनल सेलुलर के, जो सेल के अंदर है, कोशिकाओं के अंदर है, कोशिकाओं के अंदर साइटोसोल के रूप में होता है। तो ये दोनों होम्योस्टेसिस रहे, क्योंकि बाहर के सेल में, सेल से बाहर जो द्रव है उसमें गैसियस तत्व भी खुले हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये ट्रांसफर होते हैं इंटरनल सेलुलर। अंतर कोशिकाओं के अंदर जो साइटोसोल है वहां ये ट्रांसफर होते रहते हैं, ये मिनरल्स, ये पोषक तत्व गैस, जिससे कि सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ग्लूकोज को और दूसरी चीजों को शक्ति में परिवर्तित कर सके, और सेलों से ही, सभी कोशिकाओं से ही हमारी सारी मांसपेशियां बनी हैं, तो मांसपेशियां अच्छी तरह काम कर सके। जब ECF और ICF दोनों होम्योस्टेसिस कंडीशन में होंगे, तभी हम कह सकते हैं समावस्थित में है। हमारी स्वास्थ्य की स्थिति जो समस्थिति होम्योस्टेसिस और रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी दोनों को मिलके बनती है। तो जब हमारी होम्योस्टेसिस भी सही हो, हमारी इम्यूनिटी भी हम में हो, तब हम कह सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं और हमारे सारे अंग बॉडी के कोई भी दर्द नहीं करेंगे, कहीं भी कोई परेशानी होगी, कहीं तनाव नहीं होगा, और हम अपने शरीर को ऐसा महसूस कर पाएंगे कि हमारी ये सही अवस्था है और हम शरीर को, हमारे लिए लग्जरी है, शरीर के संबंध लग्जरी है, हमारे लिए कष्टदायक नहीं है। इसके लिए जरूरी है हमें स्ट्रेस कम से कम हो, न्यूनतम तनाव हो। साथियों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।